भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और अपनी विदेश नीति भी अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर तय करने के लिए स्वतंत्र है। भारत का ताइवान के साथ राजनयिक संबंध नहीं है, हालांकि दोनों के मध्य व्यापारिक संबंध रहा है, जो समय के साथ और प्रगाढ़ होता जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम ताइवान द्वारा मुंबई में वाणिज्यिक दूतावास खोले जाने पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम यह देखेंगे कि जब ताइवान मुंबई में वाणिज्यिक दूतावास खोल रहा है तो फिर भारत और चीन के बीच जो रिश्ते हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव सकारात्मक होगा, नकारात्मक होगा, या चीन इस बात को लेकर के तटस्थता दिखाएगा। तो इन्हीं सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही फिर हम यह देख लेंगे कि वन चाइना पॉलिसी क्या है। आपका जो GS का पेपर 2 है और उसमें एक खंड है IR इंटरनेशनल रिलेशन, उसके लिए यह ज़रूरी मुद्दा हो जाएगा, तो इसको ध्यान से आप देखिए। भारत में ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र, यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, यहाँ पर ताइपे जो है ताइवान की राजधानी है। पहले भी मैं बताया था, फिर से आपको दोहरा दूं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जब इस तरह के शब्द आए कि ताइपे खोलेगा नई दिल्ली में आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र, तो यहाँ पर नई दिल्ली का कहने का मतलब हो जाएगा भारत और ताइपे का कहने का मतलब हो जाएगा ताइवान। ये टर्म चलता है, ठीक है। राजधानी से उस देश को डिनोट करने की इंटरनेशनल रिलेशन में इस तरह की बातें की जाती है, तो इसको ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। उससे पहले एक नोटिस भी है आपके लिए, एक सूचना है, इसे आप समझ लीजिए। देखिए, यह सूचना जो है उन लोगों के लिए है जो 2023 में UPSC का मेंस लिख रहे हैं, यानी कि जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया है, उनके लिए संस्कृति IAS जो है मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम 2023 सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए चला रही है। और इस मेंटरशिप प्रोग्राम की सबसे बड़ी खासियत क्या है, तो इसमें जो संस्कृति IAS के फैकल्टी हैं उनके मार्गदर्शन में ही यह पूरा प्रोग्राम चलेगा। अब इसके जो शुरुआत है वह 4 जुलाई से ही हो चुकी है। सीटें सीमित है, बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक इसमें इनरोल्ड हो भी चुके हैं। यदि आप भी इससे जुड़ना चाहते हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसकी कुछ खासियत है, उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, इसके तहत क्या होगा कि 24 घंटे सातों दिन आपको लाइब्रेरी की सुविधा दी जाएगी, जो कि पूरी तरह से निःशुल्क होगी। संस्कृति IAS के शिक्षकों के द्वारा क्विक रिवीजन भी कराया जाएगा, यानी कि जो भी शिक्षक पढ़ाते हैं अपने जिस भी सब्जेक्ट को, उसका आपको रिवीजन कराएंगे मेंस को ध्यान में रखते हुए। और डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराया जाएगा। आप आंसर राइटिंग का महत्व समझते हैं UPSC में। अब ये सारी सुविधाएं हैं। इसके अलावा जो है मेंस टेस्ट सीरीज 2023 दिया जाएगा, ताकि आप अपना मूल्यांकन सही से कर सकें। इसके अलावा बाकी भी यदि कोई मटेरियल जरूरी पड़ता है जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हो, जैसे कि मान लेते हैं मैगजीन हो और भी बाकी कोई भी मटेरियल होगा, तो वह आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि यह जो भी सुविधा आपको संस्कृति IAS के द्वारा दी जाएगी वह पूर्णतः निःशुल्क होगा, यानी कि कोई भी शुल्क इसके लिए आपको नहीं देना होगा। जो संस्थान है पूरी व्यवस्था कराएगी। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए आपको संस्कृति IAS के वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ कॉलिंग नंबर दिया है, कॉल करके आप इसके संबंध में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं और आप रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं, फिर अपना सीट बुक करा सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इससे और देखते हैं कि यह मुद्दा जो आज है वह चर्चा में क्यों बना हुआ है। न्यूज़पेपर पर यदि नज़र डालें तो न्यूज़पेपर का कहना है, इन बूस्ट ऑफ टाइज ताइवान टू सेट ऑफ ऑफिस इन मुंबई, यानी कि ताइवान जो है मुंबई में, ये भारत के मुंबई को क्या कहते हैं, भारत का एक आर्थिक राजधानी है, तो एक वाणिज्यिक और सांस्कृतिक राजधानी जो केंद्र है ताइवान वहाँ खोलने जा रहा है, इसकी बात की गई है। अब यहाँ पर देखिए, थर्ड ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर, इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर इसको कहा गया है और ये तीसरा है, यानी कि 2 ऑलरेडी ताइवान जो है भारत में इस तरह का सेंटर खोल चुका है और 2 में एक तो ऑलरेडी दिल्ली में है जो कि देश की राजधानी भी है भारत की, और दूसरा चेन्नई में है। अब मुंबई में तीसरा इसे खोला गया है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं न्यू दिल्ली और चेन्नई, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है सबसे पहले कि ये ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र है। इस टर्म को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि कई बार आपके दिमाग में होगा कि आप आर्थिक ही चर्चा लेकर के चलेंगे और ऑप्शन में सांस्कृतिक भी देगा, आपको लगेगा कि नहीं अर्थ की बात ही की गई है, क्योंकि व्यापारिक संबंध है। यहाँ जाकर के आप कन्फ्यूजन करेंगे और गलत हो जाएगा, इसलिए पूरा इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर कुछ मुख्य बातें अब इसके संबंधित जो है उसे समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, यह ताइवान का भारत में तीसरा आर्थिक और
सांस्कृतिक केंद्र है जिसकी पहले हमने चर्चा कर दी है, 2 ऑलरेडी पहले खोला जा चुका है और 2 जो है, एक जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि एक न्यू दिल्ली में हो चुका है जो कि भारत की राजधानी भी है, दूसरा दक्षिण में है और वह चेन्नई में है। अब तीसरा जो है वह मुंबई में खोला गया है। भारत के मैप पे आप इसे समझ भी सकते हैं, ठीक है। तो इसे जो है वाणिज्यिक और सांस्कृतिक दूतावास की तरह एक तरह देखेंगे। कहने का मतलब यहाँ पर है, एक तो केंद्र है, मतलब वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्र हुआ। अब यहाँ पर समझिए कि किसी भी देश के साथ यदि राजनयिक संबंध होगा तो उस देश में उस संबंधित देश का एक दूतावास होगा, लेकिन यहाँ पर ताइवान का भारत में कोई भी दूतावास नहीं है, यानी कि हमारा राजनयिक संबंध इसके साथ नहीं है। लेकिन इस तरह का केंद्र जब खोला जाता है तो निश्चित तौर पर उसे एक तरह से दूतावास के रूप में ही देखते हैं। मान लीजिए ताइवान का जो भी नागरिक भारत में रह रहा है तो उसे जो भी संबंधित समस्याएं होगी भारत में रहने के क्रम में, तो वह दिल्ली या मुंबई या अब मुंबई और चेन्नई जो पहले भी है, तो यहाँ जा कर के अपनी समस्याएं अपने देश के जो अधिकारी है उसके समक्ष रख सकता है। तो इसे एक तरह से, फिर से मैं कह रहा हूं, व्यवहारिक तौर पर इसे दूतावास के रूप में भी देखा जाता है। हालांकि इसकी कोई एक तरह से राजनयिक संबंध इससे नहीं होता है या आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में ही जाना जाएगा। तो इस बात को लेकर के बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। कभी प्रश्न में ऐसा पूछ लिया जाए कि ताइवान का जो है क्या दूतावास यहाँ पर भारत में खोला है, तो इसका जवाब होगा नहीं, यह गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र जो है, इसके विषय में कुछ डिटेल से जान लेते हैं। व्यापार और निवेश के अवसरों में विस्तार। निश्चित तौर पर जैसा कि मैंने कहा, नाम में ही उसमें है कि ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र, ठीक है। तो अर्थ जहां है तो निश्चित तौर पर दोनों ही जो पक्ष हैं भारत और ताइवान, उसमें व्यापार की वृद्धि होगी और निवेश बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। ताइवान का भारत में इन्वेस्ट बढ़ सकता है और भारत का ताइवान में भी। वह एक केंद्र के रूप में होगा निश्चित तौर पर, जहां पर इस तरह की जो व्यापार से संबंधित बातें हैं वह की जा सकती है। भारत में रह रहे ताइवान के लोगों या ताइवान जा रहे भारतीय लोगों की भी यह केंद्र मदद करेगा। ताइवान ऐसे ही और आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र कई देशों में खोल चुका है, क्योंकि दुनिया भर में लगभग 13 ही देश हैं जो ताइवान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देते हैं। इसके अलावा दुनिया का कोई भी देश ताइवान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं देता है, वह चीन को ही एक देश मानता है। इस पर अभी हम विस्तृत चर्चा कर लेंगे। लेकिन ताइवान अपनी गतिविधि को बढ़ाने के लिए, वह विश्व राजनीति में और अधिक सक्रिय होने के लिए इस तरह का केंद्र दुनिया भर के देशों में खोलता रहा है, ठीक है। यह केंद्र उन देशों में ताइवान के दूतावास की तरह काम करता है, जिसकी बात हमने आपसे पहले ही कर ली है। यदि किसी को ताइवान जाना है तो यह केंद्र ही वीजा जारी करता है। मैंने कहा कि ये एक तरह से दूतावास के रूप में काम करता है, लेकिन दूतावास होता नहीं है। चलिए, भारत ताइवान संबंध को जरा अब हम विस्तार से देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर भारत ताइवान संबंध भी देखना जरूरी हो जाएगा और फिर हम चीन के नज़रिए से इस पूरे संबंध को देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, जब भी ताइवान का चर्चा आएगा और भारत का संबंध आएगा तो चीन को दरकिनार करके हम नहीं चल सकते हैं। और ताइवान और चीन जब साथ आएगा तो चीन की एक पॉलिसी है, उसे कहते हैं वन चाइना पॉलिसी, उसकी चर्चा करना जरूरी हो जाएगा। क्योंकि चीन जो है वह वन चाइना पॉलिसी पर जोर देता है। वह किसी के साथ भी राजनयिक संबंध बनाता है तो सबसे पहले वह कहता है कि जनाब हमारा एक पॉलिसी है। आप पूछेंगे कौन सा पॉलिसी है, वह कहेगा वन चाइना पॉलिसी है। तो आप पूछेंगे वन चाइना पॉलिसी क्या होता है, तो वह कहेगा कि वन चाइना पॉलिसी कहने का मतलब है आपको चीन को ही एक देश मानना पड़ेगा, आप ताइवान को एक देश के रूप में मान्यता नहीं देंगे, क्योंकि चीन मानता है कि ताइवान उसका ही एक अंग है। उस पर हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे तो भारत का चीन के साथ राजनयिक संबंध है। इसका मतलब है भारत चीन के वन चाइना पॉलिसी को मानता है। इसका मतलब एक और निकलता है कि भारत ताइवान के साथ राजनयिक संबंध नहीं बनाता है। इसका एक और मतलब निकलता है कि भारत ताइवान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं देता है यूएन में, ठीक है। तो कई बातें यहाँ से निकल करके सामने आ जाएगी, आपको ध्यान रखना है। चूँकि ये मुद्दा और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, चूँकि भारत, चीन या ताइवान, ये जो देश हैं, हम तीनों की बात जो कर रहे हैं, यह एशिया में पड़ता है और एशिया में भी दक्षिण एशिया का हिस्सा पड़ जाता है। तो ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यह
हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और भारत और चीन का संबंध कैसा है यह आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और भारत जब भी ताइवान के साथ संबंध बनाने की बात करेगा तो चीन को परेशानी इससे होना तय हो जाता है। अब आगे देखते हैं और कुछ बात। ताइवान ने भारत में व्यापार करने के लिए ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र खोले हैं, जिसकी बात हमने की ही है। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले कहा कि दिल्ली में भी ऐसा केंद्र खोला गया है और चेन्नई में भी ऑलरेडी खोला गया है, अब मुंबई में खोला गया है। तो दिल्ली में जब ये ताइवान ने इस तरह का केंद्र खोला था वह वर्ष 1995 में था और यह पहला ताइपे का आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र था। फिर यहाँ पर वर्ष 1995 में ही ताइवान में इंडिया ताइपे एसोसिएशन एक ओपन किया गया और वर्ष 2012 में दूसरा ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर ओपन किया गया, चेन्नई में। तो 2 वर्ष आपको याद रखना है। 1995 दिल्ली में ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र खोला गया। 2012 में कहाँ पर, उसका लोकेशन चेन्नई में क्या था, तो ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र खोला गया। 1995 में ही ताइवान में इंडिया ताइपे एसोसिएशन की भी स्थापना की गई थी। अब आगे बढ़ते हैं। ताइवान एक नीति लेकर के आया है, ठीक है, लंबे समय से इस पर बात कर रहा है वह, अब इसको बहुत एक्टिव करने की कोशिश में है और एक तरह से कहें तो एक्टिव कर भी चुका है। इसी पॉलिसी का एक अंग यह भी देखा जा रहा है कि वह मुंबई में अपना एक आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र खोल रहा है। वह पॉलिसी क्या है उसे समझ लीजिए। साउथ बाउंड नीति वह कहता है, यह ताइवान की एक नई पॉलिसी है। साउथ बाउंड पॉलिसी शब्द में ही नीति छुपा हुआ है, यानी कि दक्षिण के साथ जो है संबंध को और मजबूती दो। एक ऐसा नियम कानून लेकर के आओ, नीति निर्माण करो कि जो दक्षिण है, दक्षिण कहने का मतलब मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये जो दक्षिण एशिया के देश हैं, ठीक है, इन देशों के साथ संबंध और भी मधुर करो, घनिष्ठ करो। इनके साथ जो है आप अपने संबंधों को प्रगाढ़ता दो और चीन पर जो निर्भरता है ताइवान की वह जितना कम हो सके उतना अच्छा। इस नीति का मूल रूप से यही एक तरह से मानना है। वर्ष 2016 में ताइवान ने नई साउथ बाउंड नीति की घोषणा की थी। इसका मुख्य उद्देश्य, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि दक्षिण एशिया और विशेष रूप से भारत के साथ संबंधों को विकसित करना है। अब 2 बातें देखिए यहाँ पर की गई, क्या कि दक्षिण एशिया एक तो दक्षिण एशिया का पूरा जो ये क्षेत्र है, यहाँ पर भारत भी यहाँ पड़ता है। दूसरे कलर से मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, ये पूरा हिस्सा। अब यहाँ पर भारत हो गया, इधर पे ताइवान है, यहाँ चाइना है, ठीक है। अब यहाँ समझ लीजिए, चीन जो है एशिया का एक बड़ा देश है, भारत भी है। जब दक्षिण एशिया की बात करते हैं तो चीन एक महाशक्ति के रूप में आता है और दूसरी महाशक्ति के रूप में भारत आता है। अब यदि चीन के साथ ही आपका पंगा है, आपका रिश्ता खराब है, तो आप किसके साथ उतना बैठना पसंद करेंगे? जो दूसरी महाशक्ति है, और वह कौन है? भारत। और भारत चीन का संबंध भी तानातानी का बना हुआ है। तो निश्चित तौर पर ताइवान चाहेगा कि उसका संबंध भारत के साथ जितना बेहतर हो सके, उसके विदेश नीति के लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि चीन को वह काउंटर कर सकता है, चीन को वह माकूल जवाब दे सकता है, ठीक है, इसके वजह से। और इसकी आर्थिक निर्भरता जो है वह चीन पे कम हो सके, ठीक है, क्योंकि भारत में जितना उसका व्यापार होगा, निवेश होगा, अभी हम बात करेंगे, डिटेल से आपको बताएंगे कि व्यापार जो है ताइवान के साथ भारत का किस तरह से आगे बढ़ा है, उसके हम आंकड़े के हिसाब से देख लेंगे। तो यहाँ पर इस नीति जो साउथ बाउंड नीति है, ताइवान की यही सोच है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि ताइवान जो है अपने आप को इस रीजन में और एक्टिव करना चाहता है और जितने भी देश इस क्षेत्र के हैं उनके साथ अधिक से अधिक इन्वॉल्व होना चाहता है और चीन पर वह अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है। यह जो है कुछ देशों में अपने इस पॉलिसी को यह आगे बढ़ा रहा है। उन देशों की संख्या 18 है जिस पे यह टारगेट कर रहा है। वह नज़र दिया हुआ है कि इन 18 देशों के साथ मुझे संबंध बेहतर करना है साउथ बाउंड पॉलिसी के जरिए। वो 18 देश क्या हैं, कौन कौन से हैं, उसके देख लीजिए। देखिए ये जो एरो लगा हुआ है यही 18 देश हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप इसमें शामिल है, एशिया महाद्वीप शामिल है। एशिया में जो दक्षिण एशिया है उस पर जोर है, जो आसियान के 13 कंट्री हैं उस पर जोर है, और जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है उसके कुछ देशों पर जोर है। ठीक है, साउथ बाउंड नीति की जब चर्चा आएगी तब आप इसी पर ध्यान देखिएगा। ये ना कि इसका संबंध यूरोप से है, कोई इसका संबंध फिलहाल ताइवान का यूरोप से नहीं है। अब इसमें जो देश शामिल हैं उसमें मुख्य देश हैं, जैसा कि मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, न्यूजीलैंड हो जाएगा, एक बड़ा देश भारत जरूर इसमें होगा, बांग्लादेश भी हो जाएगा, भूटान होगा, चाहे वो पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, उसके बाद म्यांमार हो जाएगा आपका, नेपाल हो जाएगा, मलेशिया, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, जो भी आसियान कंट्री, जैसा कि मैंने कहा कि 13 आसियान कंट्री हैं इसमें, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, इन 18 देशों पर जोर है कि इनके साथ मुझे अपना संबंध बेहतर करना है ताकि चीन पर जो उसकी निर्भरता है वह दिनों दिन कम हो सके। ठीक है, अब व्यापार देखते हैं, और व्यापार किनके बीच हम देखेंगे, तो इंडिया के साथ ताइवान का हम व्यापार देखेंगे। ठीक है, भारत और ताइवान का वार्षिक व्यापार, सालाना व्यापार जो है वो लगभग 7 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। इसमें देखिए, ताइवान ने कुल विदेशी व्यापार का 0.9% किया है, भारत ने कुल विदेशी व्यापार का 0.8% व्यापार किसके साथ, ताइवान के साथ किया है। ठीक है, और थोड़ा सा आंकड़ा देखते हैं। व्यापार मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीन उपकरणों के क्षेत्र में हुआ है। भारत और ताइवान किन किन क्षेत्रों में व्यापार कर रहे हैं उसकी बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीन उपकरणों में दोनों देशों में मुख्य रूप से व्यापार हुआ है। ताइवान भारत में निवेश करने वाले कुल 116 देशों में से 32वें स्थान पे है, और यह अपने आप में एक बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण आंकड़ा है, इसे आप ध्यान रखिएगा। सेमीकंडक्टर के कुल वैश्विक बाजार के 65% हिस्से का उत्पादन ताइवान द्वारा, और यह अपने आप में, और सेमीकंडक्टर के आज के समय की क्या महत्वपूर्ण इसकी ज़रूरत है, इसे बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। कई लेक्चर में हमने सेमीकंडक्टर पर स्पेशली बात भी किया, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो उसका जो है 65% उत्पादन वह ताइवान के द्वारा है, इसे ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर चलते हैं कि जैसा कि मैंने पहले कहा कि चीन की चर्चा किए बिना हम ताइवान की चर्चा नहीं कर पाएंगे। तो आखिर ऐसा क्यों है, चीन और ताइवान के बीच विवाद क्या है, इसे समझ लेने की जरूरत है, और थोड़ा सा हम हिस्ट्री में चलेंगे। वैसे तो इसका एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है, लेकिन हम ऐतिहासिक घटनाक्रम पर बहुत नहीं जाएंगे। आप यूँ समझ लीजिए, मोटा मोटी मैं कहानी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके जरिए आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ताइवान जो है चीन के दक्षिण पूर्वी तट से लगभग 100 मील दूर स्थित एक द्वीप है, एक छोटा सा द्वीप है ताइवान। आप यहां देख पा रहे होंगे, यही द्वीप है जो तकरीबन 100 मील दूर है, कहां से, चीन से। ठीक है, अब ये चीन कहता है कि यह मेरा एक राज्य है, यह मेरा ही हिस्सा है। ताइवान कहता है कि जी नहीं, मैं स्वतंत्र एक देश हूं, और इसका तो यहां तक कहना है कि मूल रूप से मैं ही चीन का गणराज्य हूं, चीन गणराज्य हूं। ठीक है, अमेरिका बहुत लंबे समय तक इसी को चीन मानते रही थी, चीन के रूप में इसी को दर्जा देते रही थी, यूएसए। बाद में चीन को फिर रिकॉग्नाइज किया गया। तो इसके बहुत दिलचस्प इसका एक इतिहास रहा है। वर्ष 1683 से 1895 तक ताइवान पर चीन के चिंग राजवंश का शासन हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं। चीनी कम्युनिस्ट सेना से हार के बाद चैंग काई शेक और उनके सहयोगी चीन से भाग करके ताइवान चले आए। ठीक है, उसके बाद जब वो ताइवान आए थे, उसके बाद उन्होंने इसे चीनी गणराज्य का दर्जा दिया। उन्होंने कहा कि ये जो ताइवान है यही चीनी गणराज्य है, और ये चीन जो है यह मूल रूप से चीन नहीं रहा, क्योंकि इनका मानना था कि हम लोग और हमारे जो समर्थक हैं वह यहाँ अब आ चुके हैं, तो यही मूल रूप से मूल चीन हो जाएगा। ठीक है, ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश भी मानता रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि दुनिया भर के अधिकांश देश इसे एक स्वतंत्र देश का मान्यता नहीं दे रहे हैं। इसका अपना संविधान भी है और अपने चुने हुए नेताओं की इसकी एक सरकार भी है। ठीक है, इसे ध्यान देना है। वर्ष 1979 में अमेरिका ने वर्तमान चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। यहाँ ध्यान देने की बात है कि मैंने पहले भी कहा था कि अमेरिका एक लंबे समय तक ताइवान को ही चीन गणराज्य का दर्जा देता था। तो 1979 का वह साल था जब पहली बार अमेरिका ने यह माना कि चीन के साथ वह संबंध स्थापित करेगा राजनयिक रूप से, और ताइवान को फिर वह चीन का दर्जा देना बंद कर दिया। इससे पहले 1979 से पहले अमेरिका ने ताइवान को ही चीन के रूप में मान्यता दी थी। ठीक है, अब यहाँ पर इसे आगे बढ़ाते हैं। चीन ने ताइवान को हमेशा से एक प्रांत के रूप में देखा है, और इसका मानना है कि यह प्रांत जो है उसके निकट भविष्य में चीन का ही एक हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, चीन जब भी किसी देश के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित करता है तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि वन चाइना पॉलिसी की बात करता है, और वन चाइना पॉलिसी कहने का मतलब यह है कि चीन एक ही है,
ताइवान जैसा कोई दूसरा देश नहीं है, ताइवान उसका एक राज्य है। समय के साथ ताइवान जो है वह चीनी गणराज्य में शामिल हो जाएगा और वह कहता है कि इसी बात को आप लोग भी मानिए यदि मेरे साथ राजनयिक और कूटनीतिक संबंध बनाना है तो, और दुनिया भर के देशों ने ऐसा माना भी है। चलिए, वन चाइना पॉलिसी के तहत जो देश चीन के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित करेंगे वह ताइवान को एक अलग देश के रूप में मान्यता नहीं दे सकते, बल्कि उसे चीन का हिस्सा ही मानेंगे और भारत भी ऐसा ही मानता है। तो वन चाइना पॉलिसी थ्रू वर्ल्ड्स लेंस के जरिए अगर आप देखना चाहेंगे तो देखिए, ताइवान डिप्लोमेटिक रिलेशन, तो ये ग्रीन वाला जो पार्ट है, जिन जिन जगह पर आपको यह ग्रीन दिखेगा, इन देशों ने ही ताइवान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दिया है। अन्यथा जहां भी आपको येलो और बाकी कलर देखे, उन देशों ने ताइवान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं दे करके चीन को ही एक गणराज्य के रूप में देखा है और ताइवान को चीन का एक हिस्सा के रूप में देखते हैं। तो इसे आप वर्ल्ड मैप से और भी डिटेल से समझ सकते हैं। अब सबसे पहले वो देख लेते हैं, जैसा मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि कुछ देश हैं जिन्होंने ताइवान को एक स्वतंत्र देश के रूप में देखा है। तो वे कौन देश हैं, उनकी संख्या कितनी है? वर्तमान में सिर्फ 13 देश ही हैं जो ताइवान के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए हुए हैं। उन देशों का आप नाम यहाँ दे सकते हैं। वर्ल्ड मैप पर यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर 13 डिप्लोमेटिक पार्टनर्स हैं ताइवान के। और एक चीज़ गौर से यहाँ देखने की बात है कि ये जो देश हैं वो बहुत छोटे छोटे देश हैं, द्वीपीय देश हैं इसमें से तो अधिकांशतः, एक दो देशों को छोड़ देता हूँ। लेकिन एक चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है, ताइवान की जो स्वीकार्यता है वह कहीं न कहीं विश्व के हर एक जगह आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसे फिर से डिटेल समझिए। देखिए, जैसे यहाँ पर ताइवान जो है उसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो छोटे छोटे द्वीपीय एक दो देश हैं वह भी मान्यता देता है, ठीक है। उसके बाद अफ्रीका में भी उसे मान्यता मिली हुई है, यूरोप में भी उसे एक देश के द्वारा मान्यता मिला हुआ है, लैटिन अमेरिका में भी देख लीजिए और अमेरिका वाला उत्तरी अमेरिका में भी। कहने का मतलब है कि हर जगह ये मैप, अगर वर्ल्ड मैप देखेंगे तो वर्ल्ड मैप के हर महाद्वीप के कोई न कोई छोटा मोटा देश उसे कहीं न कहीं स्वतंत्र देश का दर्जा देता है। और जब ये साउथ बाउंड नीति जैसा मैंने कहा, तो इसके माध्यम से अब यहाँ पर देख लीजिए, ये दक्षिण एशिया का हिस्सा आप देख लीजिए, क्या दक्षिण एशिया की कोई भी देश इसको मान्यता देता है एक स्वतंत्र देश के रूप में? आपको दिखेगा बिल्कुल नहीं, कोई भी ऐसा देश नहीं है जो मान्यता इसे दे रहा है। तो यही ये चाहता है कि दक्षिण एशिया में जो आसियान है, इंडिया है, उसके साथ वह बेहतर संबंध करे ताकि यहाँ पर अपनी जो स्वतंत्रता को है वह और भी एंजॉय कर सके, चीन पर अपनी निर्भरता को कम कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के इस पूरे लेक्चर पर एक संभावित प्रश्न है और प्रश्न जो है वह प्रीलिम्स का है। ध्यान रखना है, जैसा कि मैं प्रश्न का जवाब नहीं दिया करता हूँ, इसी लेक्चर से होगा, लेकिन जवाब आपको खुद ही देना होगा, ठीक है। संभावित प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस देश के साथ ताइवान के राजनयिक संबंध नहीं है? प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, ऐसा नहीं कि जल्दी से आए निम्नलिखित में से किस देश के साथ ताइवान का राजनयिक संबंध है, पूरा देखा ही नहीं और वहां गलत कर दिया। तो राजनयिक संबंध नहीं है, इसकी बात की गई है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, बेलीज, ग्वाटेमाला, प्रागवे, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये 4 देश यहाँ पर दिए गए हैं। आपको तय करना है कि 4 में से कौन सही विकल्प है और जो भी सही विकल्प हो उसका चयन करके कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। मैं लगातार देखता भी रहता हूँ कि आप में से जितने भी लोग प्रश्नों का जवाब देते हैं उसमें से तकरीबन मैं कहूँ तो 90 से 95% लोग सही जवाब देते हैं। कुछ लोग गलती कर बैठते हैं, तो उनके लिए मेरा यही एक संदेश है कि आप उस लेक्चर को फिर से देखिए और स्टेटमेंट को देखिए कि उस प्रश्न में क्या पूछा गया है। जो पूछा गया है उस स्लाइड पे जाइए, उसी बात को फिर से समझने का प्रयत्न कीजिए, तो आप भी गलती नहीं करेंगे। बाकी यदि आप इस मुद्दे पर अपना कुछ विचार रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज मैंने जितने भी पहलुओं पर चर्चा की है वह आपके पठन पाठन को समृद्ध करने में सहायक सिद्ध होगा। जल्द ही हम किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे जुड़ेंगे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।